हाँ जी। वेरी क्विकली एक बार हम रिकॉल करते हैं, हमने कल क्या पढ़ा था एसएम में। वी कवर्ड द टॉपिक ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। इंटेंट का अगर हम शॉर्ट में मीनिंग डिस्कस करें तो इंटेंट मींस द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। अगर मैं आपसे बात करूं विजन की, विजन, सो व्हाट डू वी मीन बाय विजन? Where we want to go. Basically, it is the long range blueprint of the company. It tells us where the organization wants to land. मिशन के बारे में बात करें, व्हाट इज मिशन? Who we are and what we want to do. Who we are and what do we do. एंड इन जनरल यहां पर बोला जाता है कि कंपनी का प्रेजेंट स्कोप ऑफ बिजनेस एंड उसको लेकर क्या गोल्स हैं, वो भी यहां पर हमारे पास कवर हो सकते हैं। ठीक है जी। And in general, the mission statement justifies the presence of the organization, the existence of the organization. It proves to the shareholder कि अच्छा ये business exist करता है तो क्यों करता है। Then we arrived at the word goals and objectives. Interchangeably भी इनको बोल सकते हैं, बट अगर डिफ्रेंशिएट करने पर आए तो गोल्स जो हैं एक ओपन एंडेड टर्म है। ओपन एंडेड टर्म मतलब नॉन स्पेसिफिक, वेग टर्म है, जिसको लेकर कोई भी टाइम लिमिट जो है वो डिफाइन नहीं की गई है। वेर एज ऑब्जेक्टिव इज अ क्लियर कट बेंचमार्क, अ टारगेट, जिसको लेकर हम उसको टाइम बाउंड भी बना देते हैं। आपके पास कुछ एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, दैट व्हाट आर दी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड पोजेस। तो हमारे पास वहां पर आ गया, दे शुड बी चैलेंजिंग, दे शुड बी सेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स, ये टाइम बाउंड होने चाहिए, जो भी कल हमने बात की थी। दे शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर, एंड उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास they should be facilitated towards achievement of vision and mission of the company, they should be correlated with the other objectives and so on। ठीक है जी। अब बच्चे ऐसा है, आज आपका ऑडिट का टेस्ट है, बट आज इवनिंग में मुझे एक प्रॉमिस चाहिए आप लोगों की तरफ से कि आप वर्ड टू वर्ड रीडिंग लेंगे। आप यहां तक की जो कि हमारी कल की डिस्कशन थी, मुझे पता है कल वाली डिस्कशन आपने गो थ्रू नहीं करी है, बट आज आपने उसको गो थ्रू करना है along with today's discussion of course। इस चैप्टर में हमारे पास लास्ट टॉपिक है जी, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्ट्रैटेजिक लेवल्स का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट लेवल जिसको हम टॉप लेवल मैनेजमेंट भी बोल देते हैं, बिजनेस लेवल जिसको हम डिविजन लेवल भी बोल देते हैं, एंड फंक्शनल लेवल जिसको हम ऑपरेशनल भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल जी, एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी एंटिटी उठा लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, टाटा वगैरह हो गया, या आपके पास रिलायंस हो गया। ठीक है। इन सभी के जो भी सीईओज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमारे चेयरमैन हैं, ये बन जाते हैं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट। ठीक है जी। ओके। अब हम सभी जानते हैं कि ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स या अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील अलग है जी, टाटा पावर अलग से भी हो सकता है, टाटा मोटर्स वगैरह सब अलग हो सकता है। ऐसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उनका अपने पास एक तो लेटर से होम केयर डिवीजन अलग होगी जी। ठीक है। एक उनके पास पर्सनल केयर डिवीजन अलग हो सकती है। ऐसे ही हमारे पास नेस्ले वगैरह हो गए हैं, या प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी जी, इन्होंने शैम्पू भी बनाने, इन्होंने बाकी प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं। तो होता क्या है, एक पर्टिकुलर डिवीजन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन जाता है। जैसे कि अंडर द ग्रुप ऑफ टाटा, टाटा स्टील इज वन इंडिविजुअल यूनिट। वन इंडिविजुअल यूनिट मतलब अपनी एक सेपरेट एंटिटी है जी, ये सेपरेटली अपना इंडिविजुअली रन कर रही है, अपना सेपरेटली इंडिविजुअली ये प्रॉफिट्स कमा रही है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन है, मतलब अपने आप में ये एक इकलौता यूनिट है, इसको अपने ही पेरेंट ग्रुप में किसी और की जरूरत भी नहीं है टू रन। ठीक है जी। अच्छा, अब हर सेपरेट कंटेंट यूनिट है, उसको यहां पर नाम दिया जाता है एसबीयू, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। एक बारी मैं चाहती हूं आप स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के बारे में रीडिंग ले लें। ये सिर्फ मैं कल बार हम्म। अगर अगर कोई भी फार्मा कंपनी है उसमें प्रैक्टिस में तो सारे ऑब्जेक्टिव सेम ही आ जाएंगे ये प्रिंट के। जो भी है, हाँ। हाँ हाँ। हो सकता है किसी फार्मा कंपनी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, वैल्यू एथिक्स होने चाहिए वहां पर।
हम वो वैल्यू किस चीज को देते हैं, अपने रिसोर्सेज को? अपने रिसोर्सेज को इन जनरल, वो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं सिर्फ फार्मा की बात भी नहीं कर रही हूँ, इन जनरल किस चीज को लेकर अपने हर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कुछ ना कुछ एक कॉमन वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है जी। इन जनरल इसमें हम ये भी डाल सकते हैं एथिक्स इन आर मार्केटिंग जी। हमने कभी भी किसी को गलत चीज नहीं बेचनी है, या गलत बहकावे में लाके गलत एडवर्टीजमेंट करके नहीं बेचनी है। ये बात एक फार्मा कंपनी भी कह सकती है, ये बात कोई भी कंपनी कह सकती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अगर लेटर से फार्मा को लेकर स्पेशली एक बात आ गई कि अगर किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं, तो प्रॉपर डिस्क्लेमर में दिया जाए। वैसे तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं करती है मेडिसिन की ज्यादा एडवर्टीजमेंट, बट यूएस में होता है। मेडिसिन की एड पे एड चलती रहती है, तो वहां पे स्पेशली कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए ऐसी चीजों की। तो वहां पे ये वैल्यूज वाली बात है कि अपने मुनाफे के चक्कर में कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना। दिस इज व्हाट वैल्यूज इज डीप रूटेड प्रिंसिपल्स विच शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी केस। ठीक है, तो ये बात ना सिर्फ प्रोडक्ट बेचने को लेकर है, ये बात इन जनरल हाउ द ऑर्गेनाइजेशन रन्स इटसेल्फ। ऐसा नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं वैल्यूज में ये भी बात आ जाती है कि ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर में लॉसेस आ गए, हमको लोगों को फायर करना है। चलो फायर करना होता है, सम कंपनीज हैव टू ले ऑफ पीपल, बट रिस्पॉन्सिबल होना है इस चीज में। ये नहीं है कि कल से मत आना काम पे और सैलरी भी नहीं दी। रिस्पॉन्सिबल ले क्या कहते हैं, इनफैक्ट जितने ले आज की डेट में हो रहे हैं वहां पर 3 महीना 6 महीने का टाइम दिया जाता है लोगों को। तुम दूसरी नौकरी भर लो, हम तुमको प्रोजेक्ट्स में असाइन तक नहीं कर रहे हैं। तुम अपना, तुम्हारे वर्किंग आवर्स में तुम अपना रिज्यूमे अपडेट करो, अप्लाई करो, तुमको सैलरी यहाँ से पूरी मिल रही है। 1 महीना 3 महीना, जो हर एक की अलग अलग पॉलिसी होती है। तो कभी अच्छा, ऑन ग्राउंड्स देखो, इंडिया में स्पेशली मेटर्निटी लीव के ग्राउंड्स जो है बड़े वेग हैं, लॉ जो है इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है। ठीक है, हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी है। तो इन लूप होल्स के चक्कर में एक कंपनी चाहे तो ये भी कर सकती है जी मेटर्निटी लीव है अनपेड पे जाओ जी, या वापस हायर नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। बट नहीं, वो एक कंपनी की वैल्यूज यहाँ पर आती है कि अपने रिसोर्स को हम कितना उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी कितनी वर्थ है हमारे लिए। तो इट ऑल कम्स अंडर द हेडिंग्स ऑफ वैल्यूज। ठीक है जी। अब पिछले दिनों हमारे पास एक काइंड ऑफ, बाद में पता चला ये टाइप ऑफ प्रैंक था, झूठ था। एक कंपनी है उसने बोल दिया, एक सर्वे से डाला अपने एम्प्लॉयज में कि अच्छा कितने से मेंटल हेल्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने बोल दिया कि हाँ हम थोड़े से दिक्कत आ रही है उनको फायर कर दिया। ये चीज बड़ी, ऐसा कुछ हुआ था ना शायद। बाद में बोल रहे नहीं ऐसा तो कुछ था नहीं, ये तो किसी मतलब एक्चुअली टू ले ग्राउंड फॉर सम अदर थिंग, ये एक झूठी झूठी चीज थी। आई डोंट नो वट एवर इट वॉज, अगर सच्चाई भी थी इस चीज में, सही चीज नहीं है। अच्छा परेशान हो निकलो, ये तो नहीं होता ना। तो बेसिकली वैल्यूज वाली बात है। वैल्यूज नॉट इन टर्म्स ऑफ सेलिंग आवर प्रोडक्ट, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हाउ द कंपनी रन्स एक्चुअली। कोई भी कंपनी है, चाहे वो फार्मा होगी चाहे कोई और भी होगी। ठीक है जी। चलो अब इसकी रीडिंग ले लो फटाफट से। नहीं नहीं, अभी मतलब आगे भी, हाँ अभी के लिए अभी के लिए ये रीड करना है, याद करने वाला नहीं है, बस रीड करना है अपने के लिए। व्हाट इज एसबीयू? एन इंडिविजुअल डिवीजन विच इज अ सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन। इस पैराग्राफ में डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन की बात हो रही है। एग्जैक्टली, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन या डिफरेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाला एक डिवीजन हो गया। फंक्शनल डिवीजन, फंक्शनल। फंक्शनल, फंक्शनल ये आएगा यहाँ पर जो इसके नीचे है। फंक्शनल मतलब इनके आगे मार्केटिंग, हर डिवीजन में अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस अलग होगा, प्रोडक्शन अलग होगा, सेल्स अलग होगा, इंजीनियरिंग अलग होगा। मैम, हाँ जी। ये ओवरराइडिंग कंसर्न कौन सी? सेवंथ बार टाइम पर ओवरराइडिंग कंसर्न। एक सेकंड, फोर्थ लाइन, लास्ट का नीचे जी। 1 2। अच्छा, ये द ओवरराइडिंग कंसर्न ऑफ द डिविजनल मैनेजर इज द, ओवरराइडिंग मतलब प्राइमरी कंसर्न, मतलब विच सुपरसीड्स, विच
सुपर पावर्स ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स, कि इनका ऑब्जेक्टिव होता है बस हमारी अपनी जो इंडिविजुअल डिवीजन है उसकी ग्रोथ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है जी। अब टाटा स्टील का जो डिविजनल हेड है उसको मतलब होगा टाटा स्टील की ऑप्टिमम रनिंग से, उसका कोई लेना देना नहीं है कि हमारी पेरेंट ग्रुप का टाटा मोटर्स भी है या टाटा पावर भी है या कुछ और भी है वो सही से चल जाए ना जी, अपने अपने डिवीजन से मतलब है ना। यहाँ पर अ डिविजन कुड बी फॉर वन इंडिविजुअल प्रोडक्ट बट विद इन सेम इंडस्ट्री अलग अलग प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेटेस्ट से आपका HUL में फूड डिवीजन अलग है, फूड डिवीजन में आपके नॉर सूप्स भी आ जाते हैं और आई थिंक किसान केचप भी वहां पर है, फूड डिवीजन ही अलग है। एक डिवीजन में अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं। ठीक है जी। बट यहाँ पर डिवीजन बना देना, व्हाई डज इट मेक सेंस फॉर अ कंपनी? एक बार बताओ, सोचो। एक सीईओ है, वो सीईओ ही सब कुछ नहीं देख सकता, वो सारे के सारे डिविजन्स नहीं देख सकता। उसने तो ओवरऑल एक ब्रॉड ग्रुप, एक जो पेरेंट ग्रुप है उसके लिए उसने लॉन्ग टर्म बेंचमार्क, लॉन्ग टर्म विजन एंड मिशन सब असाइन कर दिया है। अब इंडिविजुअली कोई पर्टिकुलर डिवीजन कैसा परफॉर्म कर रही है, ऑब्वियसली इसके लिए उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करनी ही पड़ेंगी, इसलिए डिविजनल हेड हायर करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास यही एक क्वेश्चन बन जाता है दैट व्हाट आर थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या थ्री डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो हम बोलेंगे जी स्ट्रैटेजीज बनती हैं कॉर्पोरेट लेवल पर भी, स्ट्रैटेजीज बनती है डिविजनल लेवल पर भी, और स्ट्रैटेजीज बनती है फंक्शनल लेवल पर भी। ये आपके पास डायग्राम है जी, यही कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन आ गया हमारे पास, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन वगैरह। फिर बिजनेस लेवल या डिविजनल हेड्स आ गए, और इन अलग अलग डिविजनल हेड्स के अंडर अलग अलग मार्केटिंग हेड्स। जैसे कि हमारे पास डिवीजन ए है, डिवीजन ए के पास अपना सेपरेट मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, सेपरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा जी, सेपरेट प्रोडक्शन, सेपरेट इंजीनियरिंग, सेपरेट सेल्स डिवीजन वगैरह वगैरह। ऐसे डिवीजन बी के पास अपने सेपरेट ये फंक्शंस होंगे, और डिवीजन सी के पास अपने सेपरेट ये फंक्शंस होंगे। अब आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि ये तीन लेवल्स क्या हैं, इनको हमने शॉर्ट में लिखना है। बच्चे या तो आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो सीधा ही सीधा आप अपने क्वेश्चन से, क्योंकि इन्हीं चीजों को शॉर्ट डाउन करके क्वेश्चन नंबर बनते हैं आपके पास। आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन है, देयर इज वन डायरेक्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थ्री लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन ऑन पेज नंबर 1.33। आपको ये मिल गया? ठीक। आप जाएंगे इसके सॉल्यूशन पर एंड एक बार ये गो थ्रू कर लीजिए। ये कॉर्पोरेट लेवल हो गया, ये आपके पास बिजनेस लेवल हो गया, और नीचे आपके पास फंक्शनल लेवल हो गया। एक बार इसको रीडिंग ले लीजिए और इस क्वेश्चन को एज इट इज ऐसे ही तैयार कर सकते हो, वहां पर रेफरेंस भी दे सकते हो, प्रिपेयर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ना तीन को बाइफरकेट किया मैम, तीन पार्ट्स में एक बिजनेस को, हाँ जी। अलग अलग बिजनेस को ही बताया हर बिजनेस का अलग एक, हर बिजनेस के अलग ही तीन पार्ट तो होंगे ना। नहीं देखो, एक होता है कि एक कंपनी है वो अलग अलग बिजनेसेस रन कर रही है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो हमने बोल दिया कि जो वो कंपनी है उसका सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो वही एक ही चीज होगी जी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट। अब आगे जो अलग अलग बिजनेस है उसके लिए उन्होंने हायर किए हुए हैं अलग अलग लोग, डिविजनल हेड या बिजनेस हेड बोल देते हैं उनको, एक ही कंपनी में। ठीक है जी। जो हर एक एक डिवीजन है उसको ही एसबी कहते हैं। उसको ही एसबी बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट होता है विद इन अ ब्रॉड पेरेंट ग्रुप, बट अपने आप में ये इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट होता है। और हर एक एसबीओ की अपने अपने डिपार्टमेंट होंगे। हर एक एसबीओ के अपने अपने डिपार्टमेंट होंगे, यस। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस अलग चीज हो सकती है जी, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स अलग चीज हो सकती है, यही हो गया, है तो ब्रॉडली रिलायंस ग्रुप में। स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? इस स्ट्रक्चर को कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे बांटा डिविजन्स में। इसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अभी हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आगे जाके एक चैप्टर में पढ़ने हैं। हाँ जी, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर।
वो आई थिंक मेरे पास लास्ट चैप्टर में आएगा, चैप्टर नंबर 5 में। लैंग्वेज कैसी है, सेम सीरियसली? मैं ये नहीं बोलूंगी स्ट्रिक्टली सेम, जहां जहां स्पेशली कीवर्ड्स मार्क करने होते हैं वो मैं करवा देती हूँ। एज इट इज लैंग्वेज फॉर द होल सब्जेक्ट तो पॉसिबल भी नहीं है। किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में एज इट इज वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, फॉर ऑल ऑफ द एवरीथिंग, मतलब पूरी किताब ही आप वर्ड टू वर्ड छाप के आ जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अब ऑडिटिंग है ही ऐसी चीज जो टेक्निकल वर्ड से भरी पड़ी है। एसएम फिर भी मैं समझती हूँ कि एक जनरलाइज चीज है। जैसे बिजनेस स्टडीज में कुछ भी लिख देते हैं मार्क्स में। यहाँ पे कुछ भी की बात नहीं है। देखो मार्किंग लेवल तो ऐसा है कि अगर आप टू दी पॉइंट बात लिख रहे हैं, अपनी चीज को उस पर अपनी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, बट एज लॉन्ग एज वो चीज जो समझा रहे हैं वो सही है तो चलेगा। हम लैंग्वेज को लेकर कुछ नहीं कहते हैं यहाँ पर। इसके नोट्स भी मिलेंगे हमें? नोट्स के समरी नोट्स वगैरह देख लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। वैसे तो अपने आप में मॉड्यूल ही सबसे बढ़िया चीज है। क्वेश्चन वगैरह में? हाँ जी। क्वेश्चन वगैरह? क्वेश्चंस जो आपके मॉड्यूल के एंड में हर चैप्टर के इतने बढ़िया क्वेश्चन है केस स्टडी रिलेटेड। आपको कुछ कुछ चीजें तभी तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस करवा रहे हैं। बेटा जी पढ़ने के लिए दिया है, बातें करने के लिए नहीं। इसका स्कैनर तो आता है, बट स्कैनर को लेकर ये है कि वो लोग अपने वर्ड्स डाल देते हैं जो ऑथर्स है ना। अगेन आईसीआई वाले वर्ड्स बेटर है, मैं ये समझती हूँ। जनरल मैनेजर कौन से आएंगे? जनरल मैनेजर्स आर फाउंड एट टू लेवल्स, कॉर्पोरेट लेवल एज वेल एज आपका बिजनेस लेवल। दोनों जगह जनरल मैनेजर्स हो सकते हैं। उनके डिसीजन टेकिंग प्रोफाइल अलग अलग होगी, अलग अलग तरीके के डिसीजन लेंगे, बट नाम जीएम दोनों जगह पड़ जाता है। सो जीएम इज नॉट ओनली डिविजनल, जीएम कैन बी अ टॉप लेवल मैनेजर ऑल्सो। ये बात आपके पास लिखी हुई है, एक सेकंड दीजिएगा, ये बात आपके पास लिखी हुई है ऑन योर पेज नंबर दिस थिंग, जहां पर भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये देखिएगा। कहीं ये वाली लाइन, जनरल मैनेजर्स आर फाउंड एट फर्स्ट टू ऑफ दिस लेवल। यहां पे भी जनरल मैनेजर मिलेगा और बिजनेस लेवल पे भी जनरल मैनेजर मिलेगा, बट द टाइप ऑफ डिसीजंस दे टेक वो डिफर करेगा ऑब्वियसली। हाँ जी, अब आप बताएं क्या कह रहे थे। फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल, फर्स्ट कॉर्पोरेट लेवल पे सीईओ या एमडी तो लेवल। सीईओ भी तो मैनेजर हुआ ना, मैनेजमेंट की बात हो रही है, मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बोल दोगे। फंक्शनल मैनेजर आ गया, मैं क्या बोलूं? हाँ, तो ये भी तो मैनेजमेंट ही हुई, बट मैनेजमेंट हुई अपने पर्टिकुलर रोल की। मार्केटिंग मैनेजर है तो वो सिर्फ मार्केटिंग को लेकर ही स्ट्रैटेजी बनाएगा, डिसीजंस लेगा, ये भी मैनेजमेंट में ही आ जाता है। अब आपका मार्केटिंग मैनेजर कौन हो सकता है, अगर वो हम उनकी क्वालिफिकेशन वाइज डिस्कस करें, एमबीए, ठीक है जी। इवन आपका सेल्स मैनेजर भी, जो उनको सेल्स टारगेट अचीव करने होते हैं, वो भी एमबीए होते हैं। फाइनेंस में मे भी हम सीए रखवा सकते हैं जी, ठीक है। प्रोडक्शन को लेकर हम इंजीनियर्स रखवा सकते हैं, लाइक दिस प्रोडक्शन एंड डिजाइन डिपार्टमेंट, ठीक। तो ये भी मैनेजर्स हैं, जो इनके ऊपर लोग हैं वो भी मैनेजर्स हैं ना। डेजिग्नेशन चेंज हो जाती है, हेड बोल देते हैं, डिविजन हेड या बिजनेस हेड, या टॉप लेवल पे जाए तो सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बट है तो ये भी मैनेजमेंट ही। देखिएगा, जो टॉप लेवल है जिसको हम कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, इनको लेकर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। अगेन इनको लेकर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम इन जनरल डिस्कस करें तो क्या होता है जी,
व्हाट टू अ सीईओ ऑफ अ कंपनी डिसाइड, वो किस चीज को लेकर डिसीजंस लेते हैं, किस चीज को लेकर वो स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं, इन जनरल डिस्कस करो पहले। होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेंगे। होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ले डाउन कर सकते हैं? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आई वुड स्टिल से इट इज ऑपरेशनल लेवल थिंग। कल आपको डिस्कस करवाया था, टॉप लेवल वाले बनाते हैं मिशन, अपना विजन, वैल्यू। विजन एंड मिशन। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इन जनरल कहाँ काम करना है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू प्रोडक्ट लाइन, न्यू इंडस्ट्री में जाना है या नहीं जाना, या एग्जिस्टिंग जितने हमारे पास पोर्टफोलियोज है, पोर्टफोलियो मतलब द टाइप ऑफ बिजनेसेस वी हैव, कोई एक ऐसा लॉस मेकिंग डिविजन है उसको साइड कर दें क्या, या उसके रिवाइवल के लिए कुछ स्पेशली करना है हमको। ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं डाइवेस्टमेंट करना। डाइवेस्टमेंट मतलब चलती हुई चीज को लेकर हम छोड़ रहे हैं, इसको हम बंद कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब न्यू प्रोजेक्ट्स टेक ऑन करना। डाइवेस्टमेंट मतलब कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको हमने क्लोज भी कर देना है। सो बिजनेस में किस किस बिजनेस में काम करना है, किस तरीके के रिसोर्सेज वहां पर एलोकेटेड होने चाहिए, किस किस बिजनेस में काम बंद कर देना है, इन जनरल फ्यूचर विजन क्या देखते हैं हम, ये सारा काम होता है कॉरपोरेट लेवल मैनेजमेंट का। इन जनरल हम बोलते हैं ये होल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, नॉट इंडिविजुअल बिजनेस, होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। इसको लेकर भी एक प्रॉपर क्वेश्चन है, केस सिनारियो वाला क्वेश्चन नंबर 10। केस सिनारियो वाला क्वेश्चन 10। बच्चे जो ये बात पैराग्राफ्स में बोली जा रहे हैं, पैराग्राफ्स में बोली जा रहे हैं, पैराग्राफ्स में बोली जा रहे हैं, वो सारी बात पॉइंट वाइज में इन्होंने ऑर्गेनाइज करी है खुद ही। अच्छी बात है, खुद ही ऑर्गेनाइज कर दी। इन योर प्रैक्टिस क्वेश्चन 10, एक बार ये क्वेश्चन पढ़िए, एक बार ये क्वेश्चन पढ़िए। रोहित बुक नहीं आई अभी? आ गई है वो, नई बुक है। फिर मैं पुराने चैप्टर इसमें कर रहा था ना, फर्स्ट चैप्टर, तो फिर आउटलाइन की हुई उसमें। मैम जो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट है यही स्ट्रेटेजिक लेवल है। एग्जैक्टली, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से निकल कर आता है स्ट्रैटेजिक लेवल्स या लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। हाँ जी बच्चे, पढ़ा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? सीईओ कौन से स्ट्रैटेजिक लेवल को बिलोंग करता है? हम बोलेंगे कॉर्पोरेट लेवल को बिलोंग करता है। एंड एनलिस्ट द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद इट, इसको हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बोल सकते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीईओ। ये चार हुआ है, विजन, मिशन एंड इसमें। आप एक बार देखो। हम ये चारों जो इंटेंट्स हैं ये है सीओ रिलेटेड है ना, नहीं, टॉप लेवल। जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स है स्पेसिफिक 3 साल में ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सेल्स डिवीजन बोल सकती है, इस साल हमने 1 लाख यूनिट बेचे, अगले साल हमको इसका 1.5 लाख करना है। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, ये फंक्शनल लेवल पे आ जाता है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट है ना। जो ब्रॉड हमारे पास मिशन स्टेटमेंट है, विजन स्टेटमेंट है, वैल्यूज तो सभी जगह है। वैल्यूज इज समथिंग जो कि एक जगह नहीं है, वैल्यूज इज कंटेन्ड इन ऑल ऑफ थिंग्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में भी वैल्यू कवर्ड है, हमारे विजन एंड मिशन में भी कवर्ड है वैल्यूज। तो मैम फिर ये जो विजन और मिशन तो सिर्फ ये कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल है, एक बार पढ़िएगा, एक बार ही। आपके पास ये 8 पॉइंट्स हैं। मैम फिर खाली गोल्स गोल्स कॉर्पोरेट लेवल पे ही है। गोल्स तो हम ये बोलेंगे कि गोल्स को भी फंक्शनल लेवल पे बोल दोगे अगेन। ऑब्जेक्टिव्स का ही एक वर्जन है गोल्स, बस उसको वेग बना दिया जाता है। गोल्स भी हमारे पास फंक्शनल लेवल पर ही है। डिवाइसमेंट क्या बता रहा है? डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट मतलब अगर कोई हमारे पास ऑलरेडी चलता हुआ एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसको हम छोड़ रहे हैं, उसको हम बेच रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब वी आर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस इन वन ऑफ द बिजनेस। तो देखो एक ये चीज आ गई कि किधर काम करना है और किधर काम हमको छोड़ना है। डिसइन्वेस्टमेंट, यस, डिसइन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट एक ही चीज है। जिधर, हाँ जी बोलो। हाँ कोई टाइम डालते हैं हाँ जी, उसको क्या बोलेंगे?
हम अगर कोई देखो, या तो हम किसी को एक्वायर कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, या स्क्रैच से शुरू करें। इन्वेस्टमेंट, नई लाइन डालना मतलब स्क्रैच से इन्वेस्टमेंट करना, या ऑलरेडी किसी और एंटिटी को एक्वायर कर लेना। मर्जर एंड एक्विजिशन वाले डिसीजंस भी यहां पर ही कवर्ड है जी। मर्जर एंड एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर्स, ये सब यहां पर आ जाएगा। तो बच्चे ऐसा है, ये वाली बात जो है, ये कोई नई चीज नहीं है। इट इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द पैराग्राफ्स जो आपके मेन कंटेंट में कवर्ड है। मेन कंटेंट में वही चीज सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करती है, 3 पैराग्राफ्स उन्होंने भर लिए। अब यहां पर आपने इस तरीके से याद कर लिया। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज, ऐसे बोल सकते हैं जी। एंड देयर मेजर डिसीजंस या मेजर स्ट्रैटेजीज आर टू बी फॉर्मुलेटेड, वो हमने ऐसे इस तरीके के पॉइंट्स लिख दिए। अपनी बात खत्म हो जाती है, ज्यादा हमको सोचना नहीं है, कंसाइज चीज तैयार करो। तो अगर मैं अभी तक बात करूं, जो मैंने आज के लिए हमने एक नया जो टॉपिक पिक किया है, द लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। अल्टीमेटली ये लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी टॉपिक जो है, रैदर फ्रॉम द मेन कॉन्टेक्स्ट आपका तैयार होना चाहिए केस स्टडी वाले क्वेश्चन नंबर 10 से, और आपके पास जो डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3। तो आप अपने मेन कंटेंट में रेफरेंस दीजिए कि आपको फ्यूचर रिवीजन पर्पस के लिए भी इसको यहां पर तैयार ही वहां से करना है। प्रिपेयर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 केस वाला, और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्रिप्टिव वाला। ठीक है जी। इन जनरल कंटेंट में से जिस चीज पर मैं स्ट्रेस अपॉन करना चाहूंगी, वो एक ये चीज है कि फंक्शनल मैनेजर का रोल क्या है। जब आपने क्वेश्चन नंबर 3 की रीडिंग ली, वहां पर रीडिंग ली फंक्शनल मैनेजर की, क्या पढ़ा फंक्शनल मैनेजर के बारे में? बताओ, अपने वर्ड्स में बताओ। क्या पढ़ा उसके बारे में? हाँ जी, क्या पढ़ा तनु, बताओ। रिस्पॉन्सिबल टू ऑपरेट। जो ब्रॉड मिशन जो है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने या बिजनेस वाले बिजनेस हेड ने सेट करे हुए हैं, उनको एग्जीक्यूट करना। जो भी टारगेट ऊपर से सेट होकर आ रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट करना। ठीक है जी। मेन थिंग इज द मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर फंक्शनल मैनेजर इज अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन बनता है कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, ही इज अ फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। शुड दे बी इन्वॉल्व इन मेकिंग स्ट्रैटेजीज एट टॉप लेवल ऑल्सो? ठीक है, फंक्शनल लेवल फंक्शनल मैनेजर ही है, बट क्या उससे सलाह करनी चाहिए जब टॉप मैनेजमेंट भी या डिविजनल हेड्स भी अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं? हाँ या ना? यस, बिकॉज एग्जीक्यूट करने वाले तो यही लोग हैं। एक्चुअली देखा जाए, अगर हम बात करें मार्केटिंग डिवीजन की, कस्टमर से इन टच में, या सेल्स डिपार्टमेंट कस्टमर से टच में, तो वही लोग हैं। अल्टीमेटली दे आर द पीपल हु आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द एक्चुअल कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो अगर आपने इनको नहीं लिया, अगर ये ग्राउंड लेवल वाले लोग हैं, ये ऑन फ्लोर लोग हैं, अगर आपने इनको इन डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया, तो कैसे बात बनेगी? ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास बन सकता है। आई थिंक आपके केस स्टडी वाले में भी है ये क्वेश्चन। ठीक। नाउ लास्ट टॉपिक इसी में ही, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स। हमने हायरार्की तो बना दी जी, कॉर्पोरेट लेवल, देन डिविजनल लेवल एंड फंक्शनल लेवल। बट आगे इनके वर्किंग मॉडल्स क्या हो सकते हैं, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है जी। द फर्स्ट वन इज फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। यहां पर बोला जाता है कि कोई भी एक फंक्शनल हेड होगा। फंक्शनल हेड मतलब एग्जांपल देना, फंक्शनल हेड का कौन हो सकता है? फंक्शनल हेड परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का हेड, बिल्कुल। एचआर, बिल्कुल। डिविजनल हेड मतलब किसी भी पर्टिकुलर एसबीयू का हेड, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का हेड। अल्टीमेटली दे आर रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू दी कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। ये इंडिविजुअल हेड अल्टीमेटली दे वर्क अंडर द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर।
एक ये चीज आ जाती है। अब सोचो, इस तरीके के स्ट्रक्चर को लेकर, इस तरीके की हायरार्की को लेकर क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है, यही काम होता है जी, टॉप, टॉप के नीचे बिजनेस, बिजनेस के नीचे फंक्शन। फायदे क्या है और नुकसान क्या है? एनीथिंग? देखो, फायदा ये है कि देर आर क्लियर कट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। हु इज रिपोर्टिंग टू whom? क्लियर कट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साइन है, देर इज नो कंफ्यूजन कौन किसका सीनियर है जी। ये चीज आ जाती है। बट कहीं ना कहीं ये बात भी आ जाती है कि जब सबने अल्टीमेटली रिपोर्ट ही कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को करना है, इनकी आपसी कोई जुगलबंदी नहीं है, अपने आइसोलेटेड से हो जाते हैं जी। एक तरीके से फाइनेंस मैनेजर है, उसने सीधा अपनी कम्युनिकेशन किसके साथ रखनी है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के साथ अगर रख देनी है, एक डिविजनल हेड है, डिवीजन ए का हेड है, और सीधा कॉर्पोरेट मैनेजर के साथ कहीं ना कहीं उसको रिपोर्ट कर रहा है, तो एक डिसएडवांटेज ये है कि बड़ा आइसोलेटेड हो जाते हैं। डिवीजन ए, डिवीजन बी हो सकता है कुछ सिंक में भी काम कर सकते थे, बट वो पॉसिबिलिटीज निकल कर नहीं आती है। तो जहां फायदे हैं, देर इज क्लियर कट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लियर कट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, वहीं एक नुकसान भी है कि पॉसिबिलिटीज ऑफ सिंकिंग नहीं रहता है, सिनर्जीज की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। अच्छा, इसके बारे में भी हम और डिटेल में बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, एंड दिस इज स्पेशली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ स्टार्टअप्स। अब होता क्या है, स्टार्टअप शुरू होते हैं, वहां पे जब शुरू होते हैं तो कोई सीनियर जूनियर वाला हिसाब किताब नहीं होता। कोई पैसा ला रहा है, कोई आइडिया ला रहा है, कोई टेक्निकल नो हाउ ला रहा है, अल्टीमेटली फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। अब इस फ्लैट स्ट्रक्चर होने का फायदा क्या हो गया, कि वही बात है, सभी लोग अपने आप को बराबरी का मानते हैं, किसी ने किसी को कुछ रिपोर्ट नहीं करना, तो इन जनरल सिंकिंग रह जाती है, आइसोलेटेड वे में कोई काम नहीं करता। बट देन अगेन, इसका नुकसान क्या हो सकता है? हम कोई भी। बोलो बोलो। कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकते हैं, एंड इन जनरल अगर एक कोई सीनियर लेवल पर या टॉप लेवल पर कोई है ही नहीं टू ओवरसी दी होल ऑपरेशन, तो कहीं ना कहीं वहां पे सम टाइम डाउन द लाइन वो मैनेजमेंट को लेकर थोड़े से केओस हो सकते हैं, फेलियर भी हो सकता है। सो जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है, जिसमें एक तरीके से ये बोली जाता है इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर वेयर एवरीवन इज कंसिडर्ड एट द सेम लेवल, ये सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए कुछ टाइम के लिए ही एप्लीकेबल है। धीरे 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 तो इनको भी, एज सुन एज दे आर एस्टैब्लिश, धीरे धीरे इनको अपने आप को प्रॉपर हायरार्कीज में लाना ही होगा, प्रॉपर अपने डिफाइन करना होगा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड दे एक्चुअली, दिस इज अ थिंग गोइंग ऑन विद वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स। शी इज वर्किंग इन फॉरेन अकाउंटिंग जी। वैसे कहने को जो कंपनी जो है काफी पुरानी है, सेटअप 15 years अगो, बट आज की डेट में उसका जो वैकेनिक सीईओ है, डे टू डे ऑपरेशंस में कंफ्यूज है। तो उसको खुद को नहीं पता मैं वो काम भी कर रही हूँ जो सीईओ लेवल का है, या सीईओ वो काम भी कर रहा है जो एक तरीके से मैनेजर लेवल का है। तो हायरार्की क्लियर ही नहीं है, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। वो ये कहती है मैं सीनियर मैनेजर होकर भी समहाउ बड़े लेवल का काम कर रही हूँ, या वो बंदा सीईओ होकर भी छोटी छोटी चीजों में घुसा हुआ है। क्लियर कट हायरार्की नहीं है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ डिफाइन नहीं होते ना, तो कहीं ना कहीं वो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो टिक नहीं पाते हैं ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है जी। एंड मेरे पास लास्ट में है मैट्रिक्स रिलेशनशिप। नो, मैट्रिक्स रिलेशनशिप इट इज स्पेशली एप्लीकेबल फॉर टेम्परेरी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स। जैसे कि हमारे पास इंफोसिस है जी, इंफोसिस के पास एक प्रोजेक्ट आता है, तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं कि अच्छा, एक प्रोजेक्ट लीड है, इस डिवीजन का है, यहां से उठा लो। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, इस डिवीजन में पड़े हैं, वहां से उठा लो। तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर लेटेस्ट से कोई भी प्रोजेक्ट आ गया, उन्होंने बोल दिया डिवीजन ए का मार्केटिंग हेड उठा लो, डिवीजन बी का फाइनेंस हेड उठा लो, और डिवीजन सी का मे बी एचआर हेड उठा लो, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो यहां पर क्या बोलते हैं, टीम्स आर फॉर्म्ड विद पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर अल्टीमेटली टेम्परेरी प्रोजेक्ट्स। अब इसका फायदा क्या है? बेस्ट उठाएंगे हर में, बेस्ट उठाएंगे। बात तो ठीक है जी, बेस्ट उठाएंगे अल्टीमेटली, एंड कहीं ना कहीं जो सिनर्जीज होनी चाहिए वो हो जाएंगे जी। जी, डिवीजन ए के भी कुछ इनपुट मिल रहे हैं, डिवीजन बी के भी कुछ इनपुट मिल रहे हैं। बट देन अगेन डिसएडवांटेज ये है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब मान लो डिवीजन ए का मार्केटिंग मैनेजर है, एक प्रोजेक्ट में असाइन हो गया, वो अपने बिजनेस हेड को तो आंसरेबल है ही है। जो डिवीजन ए है, ये डिवीजन ए है, ये डिवीजन बी है।
इधर इनके फंक्शंस चल रहे हैं, लेटर से मैं अभी तीन ही फंक्शंस बोलती हूँ, मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन, लेटर से। इधर का भी मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन है। ठीक है जी। एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट में ये बात हो गई कि यहां से मार्केटिंग वाला बंदा गया और यहां से लेटर से प्रोडक्शन वाला बंदा गया। अब इधर भी एक बिजनेस हेड बैठा है जो कि इस प्रोजेक्ट को ओवरसी कर रहे हैं। तो जो ये मार्केटिंग वाला बंदा है उसने आंसर इसको भी करना है क्योंकि प्रोजेक्ट का काम कर रहा है। अल्टीमेटली वो डिवीजन ए के भी तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है, तो वो इसको भी आंसर कर रहा है। ये चीज हो जाती है। ऐसे यहाँ का प्रोडक्शन वाला है, इसके भी दो दो सीनियर्स हो गए, डिवीजन बी का हेड भी हो गया और जो ये प्रोजेक्ट का बिजनेस हेड था ये भी इसका सीनियर हो गया। इनफैक्ट ये मेरे साथ हो चुका है मेरी आर्टिकलशिप में। मेरी आर्टिकलशिप में मुझे रखा गया था एक पर्टिकुलर टीम के अंदर, और जो मेरे प्रिंसिपल थे वही मेरे मैनेजर थे, उनका नाम था सौमित्रो। तो मैं सौमित्रो के अंडर काम करती थी। सौमित्रो के भी आगे जो जूनियर्स थे, सोनल एंड डेप्यूटी मैनेजर वगैरह, उन सबके अंडर में काम करती थी। बट ये पता था कि आस्था सौमित्रो के वर्टिकल की ही आर्टिकल है। हुआ क्या कि एक नई मैनेजर, जैसे सौमित्र मैनेजर थे तो एक नई मैनेजर हायर होती है और सडनली उसको एक हियरिंग का केस पड़ गया। ठीक है। वो ये कहती है, सभी मैनेजर जो उसके लेवल पर थे सभी कहते हैं तुम्हारे अपने वर्टिकल के मेरे को बेस्ट आर्टिकल पकड़ाओ। ये एक हियरिंग आई है, इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, आईटैट में हियरिंग है, मुझे अपने वर्टिकल्स के बेस्ट पकड़ाओ आर्टिकल। मैं अपने वर्टिकल में से मैं चली गई। तो हुआ क्या था कि मुझे उस मैनेजर का, गंदी सी मैनेजर थी, नाम भी नहीं याद आ रहा उसका, तो उसके साथ भी काम करना है। और वो इतनी गंदी रेप्यूटेशन थी उसकी कि इसकी वजह से लोग छोड़ छोड़ के जाते थे ऑर्गेनाइजेशन, इतनी गंदी रेप्यूटेशन थी। उसके साथ भी काम करना, इधर से सौमित्रों वाले वर्टिकल के भी काम संभालना, मैं तो फंस गई जी। ये हो चुका है। बट इतना था कि जो वो नई मैनेजर के साथ मैंने काम करना था वो फिर भी टेम्परेरी काम था। आईटैट हियरिंग हो गई, हियरिंग तो क्या हुई, इतना बड़ा फाइल वगैरह सब उठाकर लेकर गए, वहां पे जाके हियरिंग हमारी पोस्टपोन हो गई किसी काम पे। ठीक है जी। उसके बाद खैर बीच में ही निकल ली थी तो पता नहीं उसके बाद किसने हैंडल किया। बट ये हुआ था, जब तक हमको वो अपनी तरफ से फाइल्स तैयार करनी थी इतनी डांट पड़ती थी उससे बिना बात के। उसने मुझ वो समहाउ ये समझती थी कि आर्टिकल को सब कुछ पता होना चाहिए। तो तू ये नहीं लाई, तू वो नहीं लाई, मैंने कहा आपने बोला नहीं लाने को, पता होना चाहिए ना। मैं पहले मुझे पता ही नहीं आई टैट हियरिंग होता क्या है, क्या केस है, मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है केस क्या है। बस जी फाइलें तैयार करनी है, फाइलें तैयार करनी है, तो मुझे कैसे पता होगा ये भी चाहिए होगा वो भी चाहिए होगा। सो उसकी वो रेपुटेशन थी बेसिकली। बट कहीं ना कहीं व्हेन आई एम वर्किंग इन टू स्फेयर्स, एक मेरा जो ओरिजिनल वर्टिकल था और एक टेम्परेरीली मैं कहीं और भी काम कर रही हूँ, तो ये एक दिक्कत आती आती है। तो फायदे भी है कि टेम्परेरी प्रोजेक्ट आ गया तो कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ ऑल भी उठा लो, बट नुकसान भी है कि जो काम कर रहे हैं वो अपने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आ गए तीन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। अगर हमारे पास आ जाए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री लेवल्स, हम बोलते हैं देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। वन इज फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल, इसको हम फ्लैट भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड वन इज मैट्रिक्स। अब आपके पास एक आई थिंक केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, एआई वाला कौन सा। अभी मैम ये क्या सेम लेवल पे काम करेगा सब? नहीं, फंक्शनल एंड डिवीजन पे यही होता है, कॉर्पोरेट लेवल है। ये देखो कॉर्पोरेट लेवल है, कॉर्पोरेट को ही रिपोर्ट कर रहा है हमारे डिविजनल हेड और इसी को ही रिपोर्ट कर रहा है हमारा फंक्शनल हेड। ठीक है जी। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सीरियसली पढ़ो इसको, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? वही अभी डिस्कस कर रही। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट मतलब कि हमारे पास मिक्सचर, टू एंटिटीज का मिक्सचर। अमेलगमेशन भी, अमेलगमेशन मतलब वही मिक्स हो जाना। देखिएगा, हाँ जी, एक कंपनी है विच एम्स टू लीड इन एआई एंड मशीन लर्निंग। With the recent growth, the company is evaluating which organizational structure will best support its vision for innovation and leadership. They are considering three options: functional and divisional relationship for specialization. अब यहां पर स्पेशलाइजेशन वाली बात क्यों इन्होंने कवर की है,
फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। जब एक मार्केटिंग मैनेजर है वो अपने आप को आइसोलेटेड वे में मार्केटिंग मैनेजर समझ के ही कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर रहा है, तो मतलब उसकी स्पेशलाइजेशन वहां पे आ जाती है ना, उसने कहीं और काम करना, बस अपना सोल फोकस है कि मुझे तो कॉर्पोरेट वाले लेवल से जो टारगेट्स मिल रहे हैं उसको लेकर काम करना है, कोई लेना देना नहीं बाकी जगह क्या काम चल रहा है। तो जहां इसका फायदा हो गया स्पेशलाइजेशन, अभी नुकसान भी हम डिस्कस करेंगे, आइसोलेशन। फिर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप फॉर फ्लैट कोलैबोरेशन मैनेजमेंट एंड मैट्रिक्स रिलेशनशिप फॉर क्रॉस फंक्शनल टीम्स, विच ऑफ दीज रिलेशनशिप्स विल मोस्ट इफेक्टिवली अचीव दिस कंपनी के स्ट्रैटेजिक गोल्स। अल्टीमेटली एआई की फील्ड में अपने आप को लीडर बनाना चाह रहे हैं। हाँ जी, सोचो। वाई मैट्रिक्स क्या है? चलो एक बार इसका सोल्यूशन पढ़ लो। आपके पास यहां पर आकर बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स भी गिवन है तीनों तरीके के रिलेशनशिप के बारे में। हाँ जी। सो बेसिकली जहां पर इस तरीके से हमको काम चाहिए, टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड है हमारे पास काम, तो इन जनरल हमें मैट्रिक्स रिलेशनशिप ही सूट करता है। नई चीज है जी एआई। पढ़ लीजिए बच्चे, आप लोग अपनी बुक से रीड कीजिए। मीनवाइल स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो रही है, पढ़ लीजिए बुक से। बुक में नहीं है रोहित? नहीं कोई बात नहीं, गिव मी सेकंड क्लास। रोहित ये स्क्रीन से पढ़ लीजिए। बेटे हाँ हाँ जी बोलो। कौन से वाला? फंक्शनल एंड यहाँ पर सिंपली ये है कि क्लियर कट एक मार्केटिंग मैनेजर है और मार्केटिंग मैनेजर के ऊपर भी हमारे पास डिविजनल हेड है। अल्टीमेटली ये दोनों रिपोर्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट लेवल को, बस क्लियर कट। नो सिंकिंग आपस में किसी और डिवीजन के साथ, नो सिंकिंग इन जनरल की मार्केटिंग मैनेजर भी सोचे प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर रहा है या एचआर क्या कर रहे हैं, फाइनेंस क्या कर रहे हैं, अपना काम करना है। इसमें फंक्शनल वाला डिविजनल को कर रहा है या तो दोनों ही डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट को। फंक्शनल वाला जितना कोऑपरेटिव कर रहा है, डिविजनल का काम नहीं है। नहीं डिविजनल वाला भी कर रहा है। वो तो अपना कर रहा है ना। डिविजन वैसे देखा जाए एक डिविजन में ही तो फंक्शंस क्रिएटेड होते हैं, बट जो ये मार्केटिंग मैनेजर है ये सीधा कॉर्पोरेट लेवल को रिपोर्ट कर, और ये भी कॉर्पोरेट को रिपोर्ट कर रहा है। मैम इसके बेनिफिट्स ये है कि इसमें स्पेशलाइजेशन होएगा। करेक्ट, अपना काम पे फोकस है, इधर उधर की बातें नहीं कि अच्छा हम इधर से भी पर्सपेक्टिव गेन कर ले उधर से भी पर्सपेक्टिव गेन कर ले, या हम कहीं और काम भी कर रहे हैं। जैसे कि मैट्रिक्स में क्या था, बंदा अपना काम भी कर रहा है, प्रोजेक्ट को भी असाइन हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा। हाँ जी, एसबीयू में, एसबीयू बिल्कुल, मतलब एसबीयू के अंदर हम ये नहीं कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज देर इज एन एसबीयू तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली फंक्शनल एंड डिविजन रिलेशनशिप में है। करेक्ट। इसके आपको एक्स्ट्रा पैसे मिले थे? किसके एक्स्ट्रा पैसे? आर्टिकल थे, आर्टिकल को क्या मिलना है? स्टाइपेंड मिल जाए था वो भी गनीमत थी। एक्स्ट्रा पैसे कौन तो अंदर ये एसएम के पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, चलो चलो चलो, ओके।
हाँ जी, सो व्हाट आर दी बेनिफिट्स? ऑल राइट, साइलेंस प्लीज, टाइम नहीं है आज की क्लास के लिए। हाँ जी, फंक्शनल एंड डिवीजन का फायदा क्या है? स्पेशलाइजेशन होती है, बिकॉज एवरीवन इज फोकस्ड ऑन देयर क्लियर कट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इधर उधर से सलाह भी नहीं करनी, अपना सीधा हमको रिपोर्ट करना है कॉर्पोरेट मैनेजर के साथ। तो कहीं ना कहीं फायदा ये है कि स्पेशलाइजेशन है। नुकसान ये है कि स्पेशलाइजेशन के चक्कर में आइसोलेशन भी है। इधर उधर से बात ही नहीं करनी, मतलब इधर उधर की कोई हमारे पास कोलैबोरेशन नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम अकेले पड़ जाते हैं। ठीक है जी। तो जो फायदा है, अकेले काम करना है तो फोकस्ड वे में काम करना है, वही नुकसान भी है कि अकेले काम करने के चक्कर में बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हैं, अलग पड़ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या है? फ्लैट स्ट्रक्चर है जी, फ्लैट स्ट्रक्चर। कोई किसी का सीनियर नहीं है, कोई किसी का जूनियर नहीं है, एवरीवन इज वर्किंग एट द सेम लेवल। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक आइडियाज को लेकर, अपने आइडियाज पिच करने को लेकर हर कोई एनकरेज रहेगा। जब कोई अपने आप को जूनियर मानता ही नहीं है, तो हर कोई जब अपने आप को बराबरी का मानता है तो एफर्ट भी उस लेवल का लगता है जी। ठीक है जी। तो आइडियाज अच्छे अच्छे आ जाते हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टार्टअप्स ऑल्सो। बट इस चीज का नुकसान क्या है? कोई क्लियर कट डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर नहीं है, किसी ने किसी को रिपोर्ट भी नहीं करना। तो फायदा यह है कि किसी ने किसी को रिपोर्ट नहीं करना, तो हर कोई सेम लेवल पे काम कर रहा है, तो इनकरेज भी रहता है। बट सम टाइम लेटर जब किसी ने किसी को रिपोर्ट नहीं करना, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि यशिका ने पॉइंट आउट किया था, कॉन्फ्लिक्ट वाली बात भी आ जाती है। ठीक है जी। कोई ओवरसी नहीं है। डिवीजन वाले में स्पेशलाइज कौन है? जो फंक्शनल मैनेजर, बिल्कुल, मार्केटिंग मैनेजर अपना स्पेशलाइज्ड है। वही मैनेज करेगा और वही एग्जीक्यूट करेगा। वही एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है किसी और चीज से। मैम अकाउंटेबिलिटी फैक्टर भी आ सकता है इसमें। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी वाली बात है यहाँ पर, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में नो वन इज अकाउंटेबल, यही चीज होगी। वेरएस फंक्शनल डिवीजन का फायदा ये है, जो डिसएडवांटेज हॉरिजॉन्टल की है वो फंक्शनल एंड डिविजनल का एक हमारे पास एडवांटेज भी है, कि यहाँ पे क्लियर कट अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। इसमें ज्यादा फंक्शनल एंड डिविजन रिलेशनशिप में अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर तो सेटअप है, बट हॉरिजॉन्टल में वो सेटअप नहीं है। क्रॉस फंक्शनल क्या है? क्रॉस फंक्शनल मतलब हमने ये बोल दिया कि जी, हमने एक एक डिवीजन का प्रॉपर अपने अपने फंक्शंस होते हैं, सेपरेट फंक्शंस होते हैं। ठीक है जी। डिवीजन ए अलग रन कर रही है, डिवीजन बी अलग रन कर रही है, डिवीजन सी अलग रन कर रही है। डिवीजन मतलब प्रोडक्ट लाइन या बिजनेस लाइन, अगेन मैं, हाँ, प्रोडक्ट लाइन। जैसे कि एचयूएल है, तो एचयूएल में हमारे पास एक होम केयर हो गया और एक पर्सनल केयर हो गया। हमने पर्टिकुलर टेम्परेरी बेसिस पे किसी और काम के लिए हमने होम केयर वाले मार्केटिंग मैनेजर को उठा लिया, इधर से हमने पर्सनल केयर वाले प्रोडक्शन मैनेजर को उठा लिया, और दोनों को प्रोजेक्ट में एलोकेट कर दिया। मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स की बात होगी। क्रॉस फंक्शनल जो आप कह रहे हैं, सुटेबिलिटी फॉर एआई इफेक्टिव फॉर क्रॉस फंक्शनल फंक्शनल वाले की ऊपर लास्ट में ऊपर कहाँ पर? लास्ट में सुटेबिलिटी फॉर एआई लीडरशिप में क्या है? ये वाली, हाँ जी, कि जो हमारा पर्टिकुलर केस है वो एआई लीडरशिप के लिए है, तो वहां पर ये वाली चीजें पॉसिबल नहीं है। अगेन एआई में काम करना है, इनोवेटिव काम है, वैसे भी इन चीजों को लेकर किसी को नहीं पता क्या करते हैं। इनफैक्ट मेरी जिस फ्रेंड की मैं बात कर रही थी, शी इज डेवलपिंग एन ऐप विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। वो कौन सी कोई इंजीनियर है, सीए है वो खुद ऐप डिजाइन कर रही है चैट जीपीटी की हेल्प से। अनस्ट्रक्चर्ड काम कर रही है। अनस्ट्रक्चर्ड काम कर रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीजें में जिसको पता ही नहीं होता शुरू कहाँ से करना है, यहाँ पे ये वाली चीजें नहीं चलेंगी। यहाँ पे उसको वैसे शी सीनियर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग क्लाइंट्स, वो काम भी कर रही है, बट कहीं ना कहीं उसको ऐप डेवलप वाले रोल में भी डाल दिया। ये होता है। तो ऐप डेवलपमेंट अगेन क्या हो गया हमारे लिए? एक टेम्परेरी काम है, टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट है, एक बार ऐप बन गई फिर थोड़ी ना वो जिंदगी भर ऐप सेटिंग में रहेगी। तो उस वहां पे कहीं ना कहीं क्या रोल हो रहा है उसका? मैट्रिक्स वाला रोल है उसका। वो एज पर डेजिग्नेशन अपना काम भी कर रही है, वो प्रोजेक्ट वाला काम भी कर रही है। ऐसे ही इंडिया से उसको उठाया ऐप सेटिंग में, वही कंपनी पाकिस्तान में भी है, दुबई में भी है, तो पाकिस्तान और दुबई के अलग अलग लोग भी काम कर रहे हैं। हाँ जी। सो मैट्रिक्स के फायदे क्या हैं? जैसे कि दिया ने भी पॉइंट आउट किया, अलग अलग डिवीजन के बेस्ट रिसोर्सेज उठाए गए, बेस्ट कोलैबोरेशन है जी, बट कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जी, बंदा अपना काम कर रहा है तो अपने सीनियर को भी रिस्पॉन्सिबल है जो मेन काम है, और जो ये टेम्परेरी काम के लिए अलग सीनियर है उनको भी रिपोर्ट कर रहे हैं।
ठीक। तो बच्चे ये बेनिफिट्स या ड्रॉबैक्स वाली बात अगेन आपके मेन कंटेंट में तो थी नहीं। इन जनरल अगर यहाँ पर एआई के अलावा कोई और इंडस्ट्री का भी आ गया बट वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो उधर भी तो हम सिमिलर बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बता सकते हैं। ठीक है जी। तो आपके लिए ये पोर्शन भी हो गया कि टू बी लर्नड कहाँ से आपके पास फ्रॉम द क्वेश्चन। तो आपने इधर से मेन कंटेंट में आइए, मेन कंटेंट में आइए, यहां से आपने एक एक लाइन तो यहां से भी याद करनी करनी है। ऑल्सो कवर, ऑल्सो कवर कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 था? फ्रॉम केस क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस। ऑल्सो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, एक एक लाइन वाली बात है जी। हम नॉर्मल बिजनेस में मैट्रिक्स ही आएगा ना। नॉर्मल बिजनेस के डिपेंड फार्मा का बिजनेस है। अब देखो फार्मा कंपनी ने एक नया अपनी तरफ से प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, वो मैट्रिक्स ले लेगी बट एक तरीके से उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है इनोवेशन वगैरह करना, नए प्रोजेक्ट टेकअप करना, जो चला रहा है वही करते आ रहे हैं। तो वो अपने आप को फंक्शनल एंड डिविजनल में भी रख सकते हैं। और हाँ, जो सेट करे कराए लोग हैं, जिन्होंने वैसे भी पुराने लोग हैं और जिंदगी में कभी नया प्रोजेक्ट भी टेक ऑन नहीं करना, तो वो तो अपना फंक्शनल डिवीजन में भी चल पड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल में डाला। हॉरिजॉन्टल तो सीधा स्टार्टअप्स के लिए है कि शुरू शुरू में कोई सीनियर जूनियर वाला हिसाब नहीं है। तो इसमें फंक्शनल मॉडल मैट्रिक्स में क्या किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करके जाएंगे? देखो बच्चे साइलेंस प्लीज। अगर मैं बात करूं फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप की, ये मेरे पास कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट है, इसके नीचे डिविजनल डिवीजन ए है और इसके नीचे फंक्शंस है। मैं यहाँ पर फंक्शन 1 और फंक्शन 2 बोल देती हूँ। इसी कॉर्पोरेट के नीचे डिवीजन बी भी है और इसके अपने फंक्शंस हैं, अगेन फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। ठीक है जी। अब डिविजनल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप क्या बोलता है? इसने कॉर्पोरेट को रिपोर्ट करना है, इसने कॉर्पोरेट को, इसने कॉर्पोरेट को रिपोर्ट करना है। हाँ। ऐसे ही इनको कॉर्पोरेट, इसने कॉर्पोरेट को, सभी ने इंडिविजुअली आपस में कुछ नहीं करना, कॉर्पोरेट को रिपोर्ट करना है। तो हो सकता है कि जो यहाँ का फंक्शनल हेड है और यहाँ का फंक्शनल हेड है सेम काम भी कर रहे हो बट क्योंकि इनकी आपसी में कोई तालमेल नहीं है कभी पता भी नहीं चलेगा। दे मे बी केटरिंग टू द सेम कस्टमर सेगमेंट ऑल्सो, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। तो फायदा क्या है कि अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड है बट कहीं ना कहीं फायदा नुकसान ये भी हो गया कि अलग ही हैं। किसी और के साथ कोई कोलैबोरेशन पॉसिबल भी नहीं है। ये तो हो गया फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन है। बट देन अगेन हम कहते हैं कि रखना चाहिए, एक एसबीओ के पास होना ही चाहिए। एसबीओ मीन्स अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट विच इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीवन एल्स। तो डुप्लीकेशन इन्वॉल्व है बट होनी भी चाहिए। बट ये कह के कि डुप्लीकेशन रख के थोड़ा तो तालमेल बिठा लो, ये चीज है। ठीक है जी। अब बात आई व्हाट इज मैट्रिक्स। यही चलती हुई कंपनी है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सोच रही है एक डिवीजन सी भी हम तैयार करते हैं बट अभी उसको लेकर थोड़ा इनोवेशन वाला काम करना है। डिवीजन सी को लेकर एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, अभी सोच रहे हैं। जब तक डिवीजन सी को लेकर फाइनल नहीं होता, सोचने समझने वाला काम है, इन जनरल एनालिसिस वाला काम है। मैट्रिक्स क्या कहता है? चलो जी, मेनली डिवीजन सी मे बी थोड़ा बहुत रिलेटेड टू डिवीजन बी, मे बी यहाँ के मार्केटिंग के वाले को उठा सकते हैं, मे बी यहाँ के प्रोडक्शन वाले को उठा सकते हैं। सो F1 आ गया डिवीजन ए से और F2 आ गया डिवीजन बी से। इस प्रोजेक्ट के लिए अगेन मैं कह रही हूँ अलग से डिवीजन नहीं है, अभी इसके ऊपर विचार चल रहा है कि शुरू करनी है कि नहीं करनी है। ये भी स्टार्टअप से रिलेटेड हो गया तो मतलब बट ये इनोवेटिव है। हाँ इनोवेशन है, एक चलती हुई कंपनी है, वो इनोवेशन अगर करना चाह रही है तो उसके लिए मैट्रिक्स है, उसके लिए मैट्रिक्स आ जाएगा। कि वो अगर मैट्रिक्स को इसके लिए फाइनल चीज नहीं है, एक बार इस चीज को हाँ या ना हो गई, डिवीजन चल पड़ी, इट विल कम बैक टू दिस थिंग। ये रिसोर्सेज वापस से अपनी जगह, इधर से वापस अपनी जगह आ जाएंगे। रिसोर्सेज एक बार एलोकेट हुए वापस आ जाएंगे अपने असाइंड रोल्स में। बट जब तक वो अगेन वर्ड क्या, कीवर्ड क्या, टेम्परेरी, टेम्परेरी है ये मैट्रिक्स रिलेशनशिप। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो होएगा ना, क्योंकि जब यहाँ पे नई नई डिवीजन बनेगी तो जो यहाँ पे नया F1 आएगा वो पुराने से तो कंसल्टेशन होगी ना। नया, बिल्कुल नया, ऑब्वियस नहीं, वो चीज तो है। इन केस वो करने वाले इससे तो होएंगे ही, मतलब डिवीजन सी का फिर अपना एक बिजनेस हेड हायर करना होगा, वो तो है ही है। वंस डिवीजन सी इज प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड,
जैसे अगर किसी भी उस क्वेश्चन में आया कि उसमें इनोवेशन हो रही है या इनोवेशन तो है नहीं है, हाँ और वो स्टार्टअप हो चुका है कभी का, तो हाँ उसमें हाँ फिर यही आएगा फंक्शनल डिवीजन रिलेशन। हाँ, उसमें कि इनोवेशन भी नहीं है और कोई स्टार्टअप वाली बात भी नहीं है, फंक्शनल डिवीजन पे डाल दो उस पर। चलिए जी बच्चे, ऐसा है आपके सामने रखे जा रहे हैं कुछ एमसीक्यूज। अब भी चिल्लाना नहीं है किसी ने भी, ABCD अपने लेवल पर ब्रीफली कहीं आंसर या तो मेंटली याद कर लो या स्क्रिबल कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 का ये, क्वेश्चन नंबर 2 का ये, चिल्लाना नहीं है। तीन ही क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन डन। नहीं कर रहे। सेकंड डन। हाँ जी डन। डिस्कस करें। चलो थर्ड ही सामने है, क्या लगता है? बी, मिशन। बेसिकली शेयर होल्डर को यह बताना व्हाई डू वी एग्जिस्ट, व्हाट डू वी डू एंड व्हाई डू वी एग्जिस्ट, मिशन है। इधर मार्केट। मुझे बताओ, आप पूछा क्या, व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ SM? मुझे बताओ, 4 लिमिटेशंस थी, बताना। टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स टू आवर स्ट्रेटेजीज। अब बताओ उनमें से 4 में से कौन सी, यहाँ पर आपको नाम भी दिखाई दे रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स। बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यही तो कवर करती है कि मार्केट चेंजेस से हमको अपने आप को अडॉप्ट करना है, रिएक्टिव वाली चीज है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि इनको एज पर स्ट्रैटेजी फटाफट से रीऑर्गेनाइज करने हैं इंटरनल ऑपरेशन, एंड दे आर फेसिंग प्रेशर टू एक्सपैंड क्विकली। वेरा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग चीजें तो हो जाती हैं, ये फटाफट नहीं हो सकता ये सब, यही तो चैलेंज आ रहा है। बेसिकली वी वांट टू अडॉप्ट आवरसेल्व्स टू मार्केट चेंजेस, इट इज एज द टाइम नहीं है, तो बी नहीं होना चाहिए इधर।
नेक्स्ट 5 इयर्स। नहीं, एक बार देखो, दोबारा से देखो। फंडामेंटल पर्पस एंड लॉन्ग टर्म एस्पायरेशंस, विजन है। फाइंड गोल्स में तो डेफिनेशन होती नहीं है, उसमें तो उसने बता दिया कि 1 मिलियन है। लेकिन मैम इसमें इसने नेक्स्ट 5 इयर्स का भी तो बताया है ना। हाँ। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है। फिर वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है। इन जनरल देखो ना, एक बारी देखो, एनवाइसेज अ वर्ड, शुरू से एक बारी इन जनरल सारी इंट्रोडक्शन पढ़ो, आप इन स्पेसिफिक चीजों पर ना जाओ, शुरू से पढ़ो। वेयर एवरी इंडिविजुअल रिगार्डनेस ऑफ बैकग्राउंड हैज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड इरेडिकेटिंग इलिटरेसी ग्लोबली। एक बार ये वाली लाइन क्या स्टेट कर रही है, सोचो। एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्वेश्चन है, ये तो कहीं बोला ही नहीं कि आप ये वाला डेटा पिक करो या ये वाला डेटा पिक करो। क्वेश्चन की एक बार इस लास्ट क्वेश्चन पे जाओ। लॉन्ग टर्म एस्पायरेशंस, वेयर डू वी वांट टू गो? कीवर्ड्स भी मैं रोहित, अगर आप नेक्स्ट 5 इयर्स को पकड़ के बैठे तो फिर इसको भी, ये भी देखो फिर। मैं तो कह रही हूं ना पहली लाइन को पकड़ो ना दूसरी लाइन को पकड़ो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ो। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, विजन। सेकंड है। इसमें इस लाइन का क्या रेलेवेंस हुआ कि नीडेड टू रिकॉग्नाइज इंटरनल ऑपरेशन एज प्रोडक्ट। बेसिकली इंटरनल ऑपरेशंस मतलब काम करने का तरीका, कोई प्रोजेक्ट है उसको लेकर डेडलाइन, रिसोर्स एलोकेशन, हाँ जी, कि हमारे पास ये पर्टिकुलर इंसान है अभी क्या कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पर मेनली क्या है कि हमको मिडल ईस्ट वाली मार्केट में जाना है, क्या इंडिया का रिसोर्स उठाकर वहां जाए। इंटरनल ऑपरेशंस में होगा कि लेटर से हमने अपना वन ऑफ दी, लेटर से टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जो है वो मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं, तो यहाँ का काम भी संभालना है। इन जनरल हाउ प्रोडक्शंस आर रन इन द डोमेस्टिक मार्केट, वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इसमें आप किस सेक्टर से लगे टाइम पे वो लाइन क्या है? बेसिकली देर इज अ प्रेशर टू एक्सपैंड क्विकली and in general there is turbulence in the existing operations also. तो ये इसमें भी तो आप प्लेइंग एबिलिटी टू अडॉप्ट। पर ये उसको वही ड्रॉबैक ही नहीं। अगेन अगर मैं जाऊं कि जो आईसीआई ने हमारे पास रखे हुए हैं द टिपिकल कीवर्ड्स, विच लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, आईसीआई के कंटेंट में लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ही चाह रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर बोलूं नॉट गोइंग बाय द जनरल लैंग्वेज, सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट होगा उसके हिसाब से तो नहीं, लैक ऑन सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट है ना एक्सेसिव फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स है। एलिमिनेट तो ये दोनों तो हो ही जाते हैं। नहीं, इफ यू आर, ये मतलब अगर हमें आईसीआई के हिसाब से वो 4 को बोल के देखना है तब। हाँ, बट अगर मैं इन दोनों पे रखूं अपने आप को, अगर आपको कंफ्यूजन इन दोनों में है, विच वन ऑफ दीज इज दी वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कवर्ड इन आईसीएस कॉन्टेक्स्ट? समझ गया, बस उन पॉइंट्स में से बता रहा हूँ प्लीज। हाँ सिंपल है कि अगर मैं बार बार बोलूंगी बच्चे, सब्जेक्ट जनरल भी है बट एमसीक्यू को लेकर ना, अगर आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि यही एग्जैक्ट वर्ड हमने पढ़ा हुआ है तो बात बन जाएगी। एसएम सब्जेक्ट का एमसीक्यू सेक्शन बहुत बहुत स्कोरिंग आपके लिए बन सकता है, बस आप थोड़ा सा अपने लेवल पर फोकस बनाएं ऑन योर कीवर्ड्स, बस। ठीक है जी। अच्छा बच्चे, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। जब चैप्टर नंबर 3 भी हो जाएगा, 3 चैप्टर्स का आपका प्रॉपर रिटन टेस्ट आने वाला है, प्रॉपर रिटन टेस्ट टू बी इवेलुएटेड। उसमें एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं, उसमें आपके पास आपका केस स्टडी भी कोई आ सकती है, उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है। तो उस टाइम पर नहीं बोलना 3 चैप्टर्स टूट के पड़ गए, ऊपर ऊपर से हमने कवर किया है, हेडिंग हेडिंग पढ़ के आ गए हैं, बात नहीं बनेगी। जस्ट लाइक योर पार्ट सिलेबस टेस्ट, जस्ट लाइक योर पार्ट सिलेबस टेस्ट। तो अगर आप उस टाइम पे सोचेंगे हाँ जी जिस दिन 3 चैप्टर्स हो गए उसके अगले दिन टेस्ट है, मैम ने बताया नहीं है, मैम ने आज ही बता दिया है, तो आज से ही धीरे 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 कवरेज शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है जी, चलो आज की एसएम की क्लास इतनी ही।